ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज को इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इस चैनल पे 1 to 5 चैप्टर्स ऑफ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देख लीजिए। और अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जनरल नोट्स चाहिए वाटर रिसोर्सेज के, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाटर को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वाटर जो होता है एक साइक्लिक नेचर होता है उसका। ठीक है, कि वो वाटर जैसे ओशन में मौजूद है या वाटर बॉडीज में मौजूद है, फिर वो इवोपरेट होकर चले जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होगा, फिर कंडेंसेशन के बाद वापस कहाँ आ जाएगा, ये लैंड एरिया में आ जाएगा या ओशन बॉडीज में चला जाएगा। ठीक है, कि वाटर एक जगह पे कभी भी टिकता नहीं है। वाटर क्या है, हमेशा अपनी एक साइकिल में घूमता रहता है। ठीक है, इसके बाद वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स विद अबंडेंस सप्लाई ऑन द ग्लोब। वाटर की ग्लोब के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर कोई भी कमी नहीं है। वाटर अबंडेंट मात्रा में हमारे पास मौजूद है। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद इट, बट फ्रेश वाटर कंस्टिट्यूट ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर। भैया वाटर कभी भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। वाटर 71% है, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? फ्रेश वाटर। क्या है? फ्रेश वाटर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खाली 3% है। ओके, इसके बाद वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज अफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन। एक तो वाटर 71% है, बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर खाली 3% है उसमें से। ठीक है, उसके बाद भी जो 3% बचा हो उसमें भी जो वाटर हमारे लिए अवेलेबल है वो बहुत कम है। ठीक है ना, वो हमारे लिए बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल है। ओके, इसके बाद वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया समझ लेते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास है। तो इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। भैया इंडिया के पास सरफेस एरिया कितना है? 2.45% है। इसके बाद 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज का 4% आता है हमारे पास। और 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 16%। तो भैया इसको देखते जाइए, एरिया कितना है? 2.45%, और हमारे पास वाटर रिसोर्स कितने हैं? 4%। बट वहीं पर ही पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? 16%। वर्ल्ड का खाली 4% वाटर है और पॉपुलेशन है 16%। और लैंड एरिया दुनिया की खाली 2.45% है हमारे पास। ओके, द टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन इन कंट्री इन अ ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, कितना वाटर हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन वगैरह से? 4000 क्यूबिक किलोमीटर। इसके बाद अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869। भैया ग्राउंड वाटर से वाटर जो मिलता है हमें और सरफेस वाटर से मिलता है वो कितना मिलता है? 1869। ठीक है ना, 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो है ये आपको कहाँ से मिल रहा है? प्रेसिपिटेशन से मिल रहा है। और 1869 क्यूबिक किलोमीटर कहाँ से मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है आपको रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर से। इसके बाद आउट ऑफ दिस, इसमें से भी खाली 60% क्या है, ये हमारे लिए बेनिफिशियरी यूज़ के लिए आ जाता है। ठीक है ना, इसमें से 60% हमारे यूज़ के आ जाता है। ठीक है, दस द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री इज 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ओके, समझ गए इतना कि वाटर कितना हमारे पास? 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। कहाँ से? प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर है कहाँ से? आपके पास सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर से। इसके बाद जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को, वो कितना है हमारे पास? 1122 क्यूबिक किलोमीटर वाटर। ओके, इतना समझ गए हम लोग। ठीक है ना, जब हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिवर वगैरह या वाटर की अवेलेबिलिटी है कि इतने किलोमीटर में आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी वगैरह है वहाँ पे। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सरफेस वाटर रिसोर्सेज, इसको देख लेते हैं। तो देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के सोर्स कहाँ है भाई? सरफेस वाटर के अंदर वाटर आ कहाँ से रहा है? रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, टैंक से आ रहा है। ठीक है ना, ये सोर्सेज हैं किसके? आपके सरफेस वाटर के। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कितने सोर्सेस है वाटर के, ग्राउंड वाटर के। ठीक है, और उनके नेम क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच। ठीक है, 10,360 से ज़्यादा रिवर्स है और इनकी ट्रिब्यूटरी 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, द मीन एनुअल फ्लो in all river basin in India is estimated to 1869 क्यूबिक किलोमीटर। जो मीन एनुअल फ्लो है ना कंट्री के अंदर इन रिवर बेसिन्स में, वो कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। भैया ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके लिए? CUET या MCQs टाइप की क्वेश्चंस के लिए। ओके, इसके बाद हाउएवर ड्यू टू टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि 33% जो होता है हमारे पास, 32% ही हमारे पास अवेलेबल है जो हम यूटिलाइज कर सकते
सकते हैं। ठीक है, वाटर चाहे कितना भी हो लेकिन हम यूटिलाइज़ कितना कर पा रहे हैं, 32% ही यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं इन रिवर बेसिन्स में से। ठीक है, बाकी वाटर समुद्र में मिल जा रहा होगा या इवोपरेट हो जा रहा होगा। ओके इसके बाद वाटर फ्लो इन रिवर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे भैया, साइज़ ऑफ कैचमेंट एरिया या फिर रिवर बेसिन जो होता है इनके साइज़ में, या फिर रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, विद इन इट्स कैचमेंट एरिया, जो उसका कैचमेंट एरिया है ना रिवर का, जहाँ उसका बेसिन वगैरह है, ठीक है ना, उसका साइज़ कितना है भैया उस पर डिपेंड कर रहा है ना। समझ रहे हैं बात को, या रिवर में रेनफॉल कितनी हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन एंड इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन द मानसून सीजन। ठीक है ना, इंडिया में क्या है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो जाते हैं, और जो मेन कंसंट्रेशन है वाटर का वो कहाँ से मिल रहा है भैया, मानसून सीजन से मिल रहा है। ओके, जब मानसून में बारिश आती है वो। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ द रिवर्स इन कंट्री लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया। देखो जो गंगा रिवर है बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, बहुत बड़ा बेसिन है इसका। ओके, ब्रह्मपुत्र का भी, इंडस का भी, हम लोग जानते हैं बहुत बड़ी रिवर्स है इंडिया की। ओके, इसके बाद प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई इन द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर। जो हमारे पास गंगा रिवर हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, बराक हो गई, यहाँ पे रिवर में जो प्रेसिपिटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, ऑल्दो अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ टोटल एरिया इन अ कंट्री। ठीक है ना, कितना होती है, खाली 1/3 होती है, लेकिन फिर भी बहुत हो जाती है। ठीक है, इसके बावजूद भी हैव 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना, इसमें जो बारिश हो रही है वो खाली 1/3 हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर इसमें रह रहा है। ऐसा क्यों पता है, क्योंकि जो ये रिवर्स है ना, जैसे ये आपके पास बराक रिवर हो गई, ठीक है ना, या आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है, इनका जो मेन सोर्स है वाटर का वो हो जाता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर से पिघलते हुए पानी इन रिवर्स में मिलता है, तो ये ग्लेशियर ही इनका मेन सोर्स है। ठीक है, ये रेन वाटर में बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसी वजह से खाली 1/3 पानी इनको मिलने के बावजूद भी 60% जो है इनका टोटल सरफेस वाटर है वाटर रिसोर्सेज में कंट्री का। ओके, इसके बाद मतलब द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडिया रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव बीन हार्नेस बट इट इज़ येट टू बी डन इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। तो होप कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है सरफेस वाटर रिसोर्सेज के समझ गए होंगे उसको, कि कितना वाटर है हमारे पास, रिवर्स वगैरह कितनी है, ठीक है ना, कितनी लॉन्ग है ईच ट्रिब्यूटरीज उनकी, ठीक है, मिला के टोटल, ठीक है, कितना वाटर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सरफेस वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो आपको ये सारे डाटास लिखने पड़ेंगे, तो एक बार इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है ना, आंसर राइटिंग में मदद करेगा। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। भैया ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। जो रिप्लेनिश होते रहते हैं वो ग्राउंड वाटर हमारे पास कितना है, 432 क्यूबिक किलोमीटर का है। ठीक है, तो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन रिवर बेसिन लाइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, साउथ के स्टेट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, नेम याद रखना इन स्टेट के, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, केरला, ठीक है, यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन होता है ग्राउंड वाटर का वो बहुत कम है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिवर्स मौजूद है। ठीक है, इसके बाद स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा, ये लोग क्या है ना बहुत कम पोर्शन को यूटिलाइज करते हैं ग्राउंड वाटर का। ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिवर वगैरह काफ़ी है, ठीक है, जो इनकी नीड को पूरा कर देती है। इसके बाद स्टेट लाइक गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, दे आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट मॉडरेट रेट। ठीक है ना, उनको बहुत मॉडरेट रेट में यूटिलाइज करते हैं, मतलब जितना चाहिए उतना ही यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू द डिमांड फॉर वाटर वुड नीड टू सप्लाई। ठीक है, सच सिचुएशन विल बी डिटरमेंटल टू द डेवलपमेंट एंड कॉज सोशल अनहेवल एंड डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, ऐसी कंडीशंस क्या कर सकती है जो आपका डेवलपमेंट वगैरह है या जो सोशल अपहेवल है इसको डिस्टर्ब कर सकती है। भैया अगर वाटर रिसोर्सेज टाइम से नहीं मिलेंगे, प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगे लोगों के लिए, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, होप कि आप इतना समझ गए हो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। थोड़ा सा डेटा है आपके पास लिखने के लिए, तो होप कि काफ़ी है इतना। ठीक है,
तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेगून एंड बैक वाटर। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड अ कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट। ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लेगून एंड लेक हैव फॉर्म। ठीक है ना, हमारी जोग्राफी की वजह से हमारे पास बहुत सारे लेगून्स वगैरह या बैक वाटर हमारे पास रहते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है ना, इसके बाद स्टेट लाइक केरला है, जो उड़ीसा है और जो वेस्ट बंगाल है, हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दिस लेगून एंड लेक्स। इस जगह पे इनके पास बहुत ज़्यादा सरफेस वाटर अवेलेबल है। ठीक है, ऑल दो वाटर इज जनरली ब्रैकिश इन दिस वाटर बॉडी। भैया ब्रैकिश क्या हो जाता है? ब्रैकिश का मतलब है ना खारा ना मीठा, इन दोनों के बीच का। ठीक है, समुद्र जितना खारा भी नहीं और नदी जितना मीठा भी नहीं। ठीक है, बट इसके बावजूद भी इट इज़ यूज फॉर फिशिंग। ठीक है, फिशिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, या इरीगेशन। ठीक है, इरीगेशन वगैरह के बहुत काम आ जाते हैं। ठीक है, या यहाँ पे पैडी वगैरह, कोकोनट वगैरह, ठीक है, इनके लिए वाटर मिल जाता है, इनको इरीगेट कर देती है ये कौन? लेगून और बैक वाटर। होप कि इतना समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैप है हमारे इंडिया का। ठीक है ना, इसको देख लेना है ध्यान से। हमारे नॉर्थ में हमारे पास ये जो एरिया है, ये है हमारा इंडस बेसिन। ठीक है, ये जो यूपी वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पे पंजाब वगैरह, यूपी वगैरह, ठीक है ना, बिहार हो गया, ठीक है, नॉर्थ झारखंड हो गया, ठीक है ना, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका गंगा बेसिन है। ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी वेस्ट की रिवर्स बहती है। ठीक है ना, सौराष्ट्र वगैरह। ठीक है, जैसे रिवर का नाम है रिवर लूनी वगैरह। ठीक है ना, यहाँ पे ये रिवर्स बहती है। ठीक है ना, इतना समझ गए। इसके बाद ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, इसमें यहाँ पे साबरमती रिवर है। ठीक है, यहाँ पे माही रिवर है, ये नर्मदा बेसिन है हमारा, नर्मदा के नीचे तापी बेसिन आ जाता है। ठीक है ना, ये रिवर्स को एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके बाद गोदावरी बेसिन है हमारा तापी के नीचे। ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या है? महानदी बेसिन है, महानदी उड़ीसा वगैरह। ठीक है, महाराष्ट्र इसके अंदर आ जाती है, छत्तीसगढ़ वगैरह इन सब के अंदर आ जाती है। इसके ऊपर ब्राह्मणी हो गया, बेतरानी हो गया, ये बेसिन है। ठीक है, उसके ऊपर आपका स्वर्ण रेखा बेसिन है। ठीक है, ये रिवर को एक बार विजुलाइज कर देना, किसके ऊपर कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन थोड़ा याद रखना। ठीक है ना, इतना समझ गए। इसके बाद गोदावरी बेसिन के नीचे आपका आता है कृष्णा बेसिन। ठीक है, कृष्णा के नीचे आता है पेन्नर बेसिन, उसके नीचे आता है आपका कावेरी बेसिन। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो कावेरी है, कावेरी के नीचे आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर आ जाती है, जो ग्रुप टी में आती है। ठीक है ना, जो आपका पेन्नर और कन्याकुमारी के बीच में है। ठीक है ना, इसके बाद जो यहाँ पे इसके ऊपर पेन्नर के ऊपर आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाती है, जैसे महानदी हो गया, या पेन्नर के बीच में जो बहती है, वो सारी रिवर्स इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो एक बार इस जो मैप है, इस पूरे मैप को एक बार डिटेल में एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सी रिवर ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है। ठीक है ना, तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडिया है बहुत पहले से एग्रेरियन इकोनॉमी रही है, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड रही है हमारी जो पॉपुलेशन वगैरह है। ठीक है ना, इसके बाद हेंस डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बीन असाइंड अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन 5-year प्लान एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट लाइक बाकरा नंगल हो गया। ठीक है, हीराकुड हो गया, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है ना, ये सब हमने इरीगेशन के लिए स्पेशली, ठीक है, उसके अलावा और भी यूज़ होते हैं, लेकिन इरीगेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे हमारे जो रिवर प्रोजेक्ट थे उनको बनाया था, क्योंकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है। ओके, इसके बाद जो इंडिया वाटर डिमांड है एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाय इरीगेशनल नीड्स, मतलब कि जो हम मैक्सिमम वाटर डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, वो इरीगेशन के लिए कर रहे हैं। जो इरीगेशन है, एग्रीकल्चर है, उसमें हमारा मैक्सिमम वाटर लग रहा है। ओके, सो जो एग्रीकल्चर है वो अकाउंट कर रहा है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जैसे हम सरफेस वाटर की बात करें तो 89% ऑफ सरफेस वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जा रहा है, और जो 92% ग्राउंड वाटर है ना, हमारी कंट्री का टोटल 100 में से 92% ग्राउंड वाटर हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, जो शेयर है इंडस्ट्री का वो लिमिटेड है 2% पे। ठीक है, जो इंडस्ट्री है खाली 2% यूज़ करती है सरफेस वाटर का। ठीक है, एंड 5% यूज़ करती है किसका? ग्राउंड वाटर का। ठीक है, वही हम डोमेस्टिक पर्पज़ की बात करें, डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें, तो वो खाली 9% यूज़ कर रहा है इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन। ग्राउंड वाटर के कंपैरिजन में खाली 9% ही यूज़ कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर को यूज़ कर रहा है इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड के मुकाबले सबसे ज़्यादा। ठीक है, किसी भी सेक्टर को कंपेयर कर लो, एग्रीकल्चर में वाटर वेस्टेज या वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन अदर सेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा करता है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वाटर का। बट फ्यूचर में क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो जो इंडस्ट्री से बढ़ रही है, डोमेस्टिक सेक्टर और ज़्यादा आगे को मजबूत हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है वगैरह वगैरह, तो इसके वजह से क्या है कि इन सेक्टर्स में भी वाटर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी इन कंपेरिजन टू द एग्रीकल्चर। ओके, मतलब हम एग्रीकल्चर को पीछे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसका परसेंटेज भी इंक्रीज़ होगा। ओके, इतना समझ गए वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन के बारे में, काफ़ी कुछ है लिखने के लिए। सो होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, जो वाटर की डिमांड है ना इरीगेशन वगैरह के लिए, उसको समझ लेते हैं। तो इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरीगेशन। भैया एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग वाटर को मोस्टली इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, ड्रॉट वगैरह, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, अक्सर आते रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तब इन रीजन में जो है यहाँ पे इरिगेशन जो है की रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें डिटेल में, तो जो विंटर है और जो समर सीजन है आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। विंटर तो ज़्यादातर ड्राई रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ समर सीजन में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जो ड्राई रहती है, जहाँ बारिश नहीं आती है, ठीक है। हेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। भैया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाएंगे हम लोग अगर हमारे पास इरीगेशन नहीं होगा। इरीगेशन क्या है कि वाटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रेन पे डिपेंड नहीं है, ओके। तो भैया क्या होता है ना, कई बार वो स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल और बिहार जहाँ रेनफॉल जो है वो एम्पल मात्रा में होती है, बहुत मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में, तो वहाँ पर भी जो ब्रेक इन मानसून है और इट्स फेलियर जो है वो क्रिएट करता है स्पेल ऑफ डिटरमेंटल फॉर एग्रीकल्चर। अब भाई देखो बारिश ज़्यादा हो गई तो फ्लड का खतरा, ठीक है ना। बारिश अगर कम हो गई वहाँ पे तो भी मतलब कभी कभार कम होती है बारिश, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो फसलें उगाई जाती है जिनको पानी बहुत चाहिए। इसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, शुगर केन, जूट इस हाई, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एंड कैन बी मेट ओनली थ्रू इरीगेशन। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के अंदर, हम इसको इरीगेशन से ही पूरा कर सकते हैं। बारिश पे निर्भरता नहीं हो सकती उसकी ना, क्योंकि बारिश तो कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, ठीक है, और हर जगह प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ इरीगेशन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। तो इसके वजह से क्या होता है, इरीगेशन की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग हम अपनी कंट्री में कर पाते हैं और अपनी फूड ग्रेन की डिमांड को पूरा कर पाते हैं। फर्दर द हाई इल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप नीड रेगुलर मॉइस्चर। जो हाई इल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप होती है ना, उनको रेगुलर मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो विच इज़ मेड पॉसिबल ओनली बाय डेवलपिंग इरीगेशन सिस्टम, जो खाली पूरा हो सकता है बाय डेवलपिंग इरीगेशन सिस्टम। भैया इरीगेशन सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉपरली एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इनफैक्ट दिस इज वाई द ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कंट्री हैज़ लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि जो पंजाब है हमारे पास, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कैनाल वगैरह इरीगेशन काफ़ी अच्छा कर दिया गया था। तो यही सक्सेस का रास्ता ग्रीन रिवोल्यूशन का, कि उसने इरीगेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा किया, ठीक है। इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया, जहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे इरीगेशन है मौजूद अभी, ठीक है ना। इसके अलावा जो वीट है, राइस है, आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। भैया वीट और राइस पानी चाहिए होता है ना इनको, तो वो इरीगेशन की मदद से ही उगती हैं, ठीक है ना। ऑफ दिस तो टोटल नेट इरीगेटेड एरिया जो है 71% इन पंजाब है, पंजाब में 76.1% एरिया जो है इरीगेटेड है, ठीक है। 51.3% एरिया हरियाणा में इरीगेटेड है, ठीक है ना, थ्रू वेल्स एंड ट्यूबल। किससे भैया, वेल्स और ट्यूबल से। एग्जाम में पूछेगा कि पंजाब में कितना परसेंट जो एरिया इरीगेटेड है वो वेल्स और ट्यूबल से है, तो भैया कितना परसेंट एरिया है, 76.1%। और हरियाणा में कितना वेल्स और ट्यूबल से हो जाता है, 51.3%, ओके। इसके बाद दिस सो दैट दिस स्टेट यूटिलाइज लार्ज पोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वेल्स और ट्यूबर्स में भैया पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है ना। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये स्टेट बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, विच रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होते जा रहा है इन स्टेट्स में, ओके। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैड लेड टू डिक्लाइन ग्राउंड वाटर इन दिस स्टेट। भैया ज़्यादा हद से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर लोगे तो ग्राउंड वाटर डिक्लाइन कर जाएगा ना। इसके बाद इनफैक्ट ओवर विड्रॉल ऑफ सम स्टेट लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है ना, हैज़ इंक्रीज फ्लोराइड कंसनट्रेशन इन ग्राउंड वाटर। भैया हमने बहुत ज़्यादा विड्रॉल कर दिया, पानी निकाल दिया, कहाँ, राजस्थान और महाराष्ट्र में। इसके वजह से इन स्टेट्स में बहुत सारी जगहों में जो फ्लोराइड की मात्रा है ना पानी में वो बढ़ गई, ठीक है। समझ लो वाटर निकाल दिया ज़मीन से, जो ज़मीन में मिला हुआ फ्लोराइड था वो वाटर में बहुत ज़्यादा घुलने लगा, तो वाटर में उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई, ठीक है। वैसे ही जो ऐसी ही प्रैक्टिस की वजह से जो आर्सेनिक वगैरह होता है ना, वेस्ट बंगाल और बिहार में अगर आप देखोगे पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है, क्योंकि उनने ग्राउंड वाटर बहुत निकाल दिया, तो जो ग्राउंड वाटर है भी उनके पास वो पॉल्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसी रीजन से हो जाता है, क्योंकि आप वाटर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर दे रहे हो, ओके, ओवर एक्सप्लॉइट करने की वजह से। तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम। तो भैया क्या है ना कि द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindle डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सुकड़ती जा रही है क्या, जो हमारी पर पर्सन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ना वाटर की, कि पर पर्सन को कितना वाटर मिलेगा, वो कम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो भी पॉल्यूट हो जा रही है विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड
डोमेस्टिक एफ्लुएंट, ठीक है। दिस इन टर्न फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, यहाँ वाटर यूज़ हो जा रहा है और वाटर पॉल्यूट भी हो रहा है इनके वजह से, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स की वजह से। तो इस वजह से भी जो है वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रहा है या पहले से बहुत कम अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है डेटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी का ख़राब होना, ये कैसे हो रहा है। तो भैया वाटर क्वालिटी रिफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर। वाटर क्वालिटी से हम क्या समझते हैं, प्योरिटी ऑफ वाटर, और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, कोई बाहरी तत्व उसमें जो हानिकारक है वो ना मिला हो, ठीक है। वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स सच एस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई गंदे वाटर में ही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, गंदे वाले, या केमिकल, ठीक है, उससे भी वाटर ख़राब होता है। या इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेज, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है या बाकी वेस्ट है, डोमेस्टिक हो कोई भी हो, उनसे भी वाटर ख़राब होता है। डेटोरेटिंग वाटर का रीज़न है ये, ठीक है। Such matters deteriorate the quality of water and render it unfit for human uses, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है इनके वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। जब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जब वो एंटर कर जाते हैं लेक्स में, स्ट्रीम में, रिवर्स में, ओशन में या अदर वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होता है कि वो डिजॉल्व कर जाएंगे या वो वहाँ पड़े रहेंगे, किसमें, वाटर बॉडीज़ में, ठीक है ना। इसके बाद दिस रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर, इसी की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है वाटर में। वेयर बाई क्वालिटी ऑफ वाटर डेटोरेटिंग अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम, जो एक्वेटिक सिस्टम है, जो वहाँ पे फिश वगैरह रह रही है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या, वाटर का डेटोरेट होना, ओके। इसके बाद सम टाइम दीज पॉल्यूटेंट ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, कई बार जो ये पॉल्यूटेट होते हैं ना, ये ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर जो बह रहा है ना नीचे, उसको भी गंदा कर देते हैं, ठीक है। द गंगा एंड यमुना आर टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर है हमारी कंट्री की, भैया दो हाईली पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, गंगा और यमुना, ओके। इतने समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। तो क्या हुआ कि सिंस देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, तो इसके वजह से तो नीड हैज़ अराइजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रीसियस लाइफ गिविंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई आप धीरे धीरे वाटर की क्वालिटी डिक्रीज़ करने लगी, ठीक है, वाटर की डिमांड बढ़ने लगी, तो हमने जो ये हमारी लाइफ को बचाने वाला सब्सटेंस है वाटर, इसके लिए हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, ठीक है। इसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसलिनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, ठीक है। जो वाटर की अवेलेबिलिटी हम सी और ओशन से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप, इंडिया को बहुत क्विक स्टेप लेने थे, एंड मेक एफिशिएंट और इफेक्टिव पॉलिसी एंड लॉस एंड अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। हमें कंजर्व करना है ना वाटर को, तो इसलिए हमने लॉ और पॉलिसीज़ बनानी थी। इसके बाद बिसाइड डेवलपिंग वाटर शेविंग टेक्नोलॉजी एंड मेथड अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो मेड टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन। भैया आप खाली वो टेक्नोलॉजी बनाओ जिससे वाटर क्लीन हो सके, आपको वाटर को पॉल्यूट होने से भी बचाना है, ठीक है, फर्दर उसमें पॉल्यूटेंट ना बचे। तो इसके लिए क्या किया आपने, देयर इज़ अ नीड टू इंकरेज वाटर डेवलपमेंट, तो इसके लिए वाटर डेवलपमेंट स्कीम को हमें शुरू करना पड़ा और हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको और इंकरेज करने की ज़रूरत है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज एंड कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन। तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिसाइकिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो वाटर शेड डेवलपमेंट उसको करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब परफॉर्म करना पड़ेगा। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, भैया कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वाटर पॉल्यूशन को। तो जो अवेलेबल वाटर है वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, डिग्रेडिंग रैपिडली। द मेजर रिवर ऑफ कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिली एरियाज। भैया जो पहाड़ों के क्षेत्र है वहाँ पर वाटर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, लेकिन नीचे को आते रह रहा है वाटर प्लेन्स एरिया में जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे प्लेन एरिया में रिवर वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पस, तो यहाँ पे वाटर बहुत गंदा हो जा रहा है। द ड्रेन्स केयरिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, जो वाटर एग्रीकल्चर से होते हुए ला रहा है ना, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स को, या डोमेस्टिक जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आ रहे हैं, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो आ रहा है वो ज्वाइन कर रहा है रिवर को और वाटर को गंदा कर रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन रिवर स्पेशली रिमेन वेरी हाई ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज लो, ठीक है। समर सीजन में जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो पॉल्यूशन जो है बहुत हाई हो जाता है रिवर के अंदर, ठीक है। पॉल्यूशन कब हाई हो जाता है, समर सीजन में जब रिवर में वाटर कम होता है, ओके। इसके बाद याद रखना कि CPCB क्या होता है भैया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है।
इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी को कौन मॉनिटर कर रहा है भैया? सेंट्रल पॉल्यूशन वाटर बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको मॉनिटर कर रहा है ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशंस। ओके, इसके बाद यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। याद रखना भैया, सबसे पॉल्यूटेड रिवर इंडिया की कौन सी है? यमुना रिवर। किसके बीच में? दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है हमारी कंट्री के अंदर। पहाड़ों में ऐसा नहीं है, वहाँ साफ़ है, लेकिन प्लेन्स में पहुँच के गंदी हो जा रही है इंडस्ट्रीज़ वगैरह डोमेस्टिक की वजह से। ओके, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अदर सिविली पॉल्यूटेड रिवर्स जो हमारी कंट्री की है वो है साबरमती जो अहमदाबाद में है, गोमती जो लखनऊ में है, काली है, अधियर है, ठीक है ना, कोनूम है, एंटायर स्ट्रेच जो इसका है वेगई वगैरह, ठीक है, मदुरई पे जो है, ठीक है। इसके अलावा मूशी रिवर जो हैदराबाद की है वो, या गंगा जो है वो कानपुर में और वाराणसी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कौन सी रिवर कहाँ गंदी है करके, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज़ अकर्ड ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल, जैसे फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट, ये रिवर में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इनकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ओके, द लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एस वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन जो एक्ट 1974 है और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 है हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अफेक्टिवली, ठीक है। जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1974 को, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को आया था। इसको हम अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इसका जो रिजल्ट हुआ था वो ये हुआ था कि 1997 तक का 251 जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी जो लोकेटेड थी रिवर और लेक के किनारे, वो बंद कर दी गई। इसके बाद ये भी याद रखना कि वाटर सेस एक्ट कब आया था भैया? 1977 में आया था, ठीक है। क्यों? रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन को, ठीक है, बट इसका जो इफेक्ट था बहुत मार्जिनल था, ठीक है। इसके बाद देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है अवेयरनेस फैलाने की, ठीक है, ताकि जो वाटर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ठीक है ना, और जो इम्पैक्ट है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है, वो भी कम हो सके, ठीक है। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैप है हमारे पास रिवर का, ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर गंगा रिवर, यमुना रिवर क्या है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ पर है, और गुड क्वालिटी कहाँ पर है? यहाँ पे, जहाँ पे हिल वगैरह है, पहाड़ी वगैरह, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, बट प्लेन्स में पहुँचते पहुँचते वाटर की क्वालिटी बेकार हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद वाटर की क्वालिटी यहाँ पर भी अच्छी है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है साउथ की रिवर से, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। बाकी जो रिवर जो मैली है वो मोस्टली दिल्ली के पास है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो अनदर वे थ्रू विच वी कैन इंप्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय रिसाइकिल एंड रीयूज। भैया वाटर को बार बार यूज़ करो, रिसाइकिल करो, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको करो, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं? वाटर को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेमेटेड वेस्ट वाटर वुड बी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। भैया जो हमारे पास लेस क्वालिटी का वाटर है ना, अगर उसको इंडस्ट्रीज वगैरह यूज़ करे कूलिंग वगैरह के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, तो उससे वाटर कॉस्ट भी कम आएगी और वाटर भी बच जाएगा। सिमिलरली अर्बन एरियाज़ के अंदर आफ्टर बाथिंग, जो वॉशिंग के बाद यूटेंसिल को, वो वाटर का गार्डन में वगैरह में यूज़ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करेगा, क्योंकि गार्डन में आपने वो वाटर को यूज़ कर लिया जो ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। इसके बाद वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग, ठीक है। वाटर जो आप यूज़ कर रहे हो वॉशिंग वगैरह के लिए, ठीक है, व्हीकल को, वो भी गार्डनिंग के लिए काम में आ सकता है। इसके बाद दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। इसके वजह से ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी वाटर को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व कर लेंगे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इतना समझ गए होप कि रिसाइकिल और रीयूज़ का मतलब हमारे पास जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वाटर शेड मैनेजमेंट। तो भैया वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? ये होता है हमारा एफिशिएंटली मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? जो हम प्रिवेंट करते हैं रन ऑफ वाटर का या स्टोरेज का, ठीक है, एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड लाइक प्रोक्लेमिनेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा। हाउएवर इन ब्रॉड सेंस वाटर शेड मैनेजमेंट इंक्लूड कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन करते हैं यहाँ पे, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन विद इन अ वाटर शेड, ठीक है ना। हम हर किसी को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, हर किसी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट, कि बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको वाटर को बचाना है, सेव करना है, या उसको क्या करना है, उसको आपको रिप्लेनिश करना है, ठीक है। इसके बाद जो वाटर शेड मैनेजमेंट है वो बैलेंस करता है किसके बीच में? नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में और सोसाइटी के बीच में, ठीक है ना।
इतना समझ गए। इसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन अ कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं उनको। जो हरियाली है, हरियाली एक वाटरशेड प्रोग्राम है, ठीक है, जो कंट्री के अंदर डेवलप हो रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच एम्स एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज, एफोरेस्टेशन। हरियाली क्या है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, किसकी मदद के लिए, रूरल पॉपुलेशन की, ताकि उनको वाटर मिल सके ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन के लिए, फिशरीज के लिए, एफोरेस्टेशन के लिए, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे, बट लोगों का भी पार्टिसिपेशन लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है नेहरू मोरू, ठीक है, इसका नाम है वाटर फॉर यू प्रोग्राम। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना, पूछेगा एग्जाम में। इसके अलावा है आरवारी प्रोग्राम इन अलवर राजस्थान, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये भी क्या है, वाटर हार्वेस्ट के लिए किया जाता है यूज़, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोक्लेनेशन टैंक्स, ठीक है ना, डक्स एंड पॉन्ड वगैरह जो होते हैं, पॉन्ड को हम लोग जोहात भी बोलते हैं, ठीक है, थिक डैम बनाते हैं मोटे मोटे से। देयर आर पीपल पार्टिसिपेशन की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग पीपल की पार्टिसिपेशन की मदद से छोटे छोटे डैम बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, टैंक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, ताकि वाटर जो है वो गाँव की पॉपुलेशन या जहाँ की भी पॉपुलेशन है उनके काम आ सके बहुत सारे पर्पसेस के लिए। इसके बाद तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउस कंपलसरी। भैया आप जब घर बनाओगे ना तमिलनाडु में, अगर हम नया घर बना रहे हो तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहले से बनाना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, तो नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। आपको वाटर हार्वेस्टिंग जो भी बिल्डिंग बना रहे हो उसके अंदर बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। ओके, देयर इज़ अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। जो वाटरशेड डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, एंड मैनेजमेंट अमॉन्ग पीपल इन द कंट्री एंड थ्रू द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है। लोगों की मदद से, लोगों के लिए हम लोग को कंट्री के अंदर क्या अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यही सब कहने की बात कर रहा है ताकि हमारा वाटर का यूज़ जो है सस्टेनेबली हो सके। तो होप कि आप इतना समझ गए वाटरशेड मैनेजमेंट को। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक मेथड है टू कैप्चर और स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। भाई हम इसके अंदर रेन वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं बहुत सारे यूजेस के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स। जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम भी आ जाता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद इट इज़ लो कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट होती है, और इको फ्रेंडली है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं ईच ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर बोरवेल पिट्स वेल, ठीक है ना। जो वेल वगैरह है, बोरवेल वगैरह खोद के हम लोग वाटर की हर एक बूंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है, ठीक है, थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक फ्लोराइड, ठीक है, नाइट्रेट, प्रिवेंशन सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, ठीक है ना, अरेस्ट सॉइल वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है, यूज़ ऑफ रिचार्ज एक्यूफर्स, ठीक है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती है, जैसे जो फ्लोराइड वगैरह का जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, नाइट्रेट वगैरह जो है वो वाटर में कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। सॉइल इरोजन को बचाता है, फ्लडिंग से बचाता है, ठीक है ना। जो सॉल्ट वगैरह कोस्टल एरियाज में बढ़ जाती है उसको घटाता है, ठीक है ना। इतना समझ गए। इसके बाद ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज़, ठीक है, लाइक पॉन्ड, इरीगेशन टैंक, ठीक है, पॉन्ड हो गया, इरीगेशन हो गया, टैंक हो गया। ट्रेडिशनली हम लोग इनका यूज़ करते थे गाँव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। स्पेशली इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको हम लोकली बोलते थे कुंड और टंका, ठीक है। कुंड और टंका कहाँ बोलते थे भैया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राजस्थान में। अंडरग्राउंड टैंक होते हैं ये, ठीक है, एंड आर कंस्ट्रक्टेड नियर हाउस और विलेज, किसी गांव के पास में बने होते हैं या किसी घर के पास में बने होते हैं, ठीक है ना, टू स्टोर और हार्वेस्ट रेन वाटर। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप। जो रूफ टॉप है, छत पे आप वाटर को स्टोर कर सकते हो, या फिर ओपन स्पेसेस में। ओके, इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है अर्बन एरियाज़ भी क्या है बेनिफिट हो सकते हैं, एस वाटर डिमांड है ऑलरेडी आउटस्टिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बहुत सारी सिटीज़ और टाउन में, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा चीज़ है। रेन वाटर को आप बचाइए बहुत सारे मेथड से और उसका यूज़ करिए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके जो आंसर राइटिंग में मदद करते हैं। तो होप कितने समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट है। तो पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कोई वॉल वगैरह बना दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा डैम जैसा है वॉल बना के, तो वाटर जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको स्टोर करने का काम कर दिया, ठीक है।
या लेक वगैरह बना दी जिसको हम एरिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने थोड़ी सी लेक बना दी जो रिवर बहते हुए आ रही है, उसमें पानी यहाँ पे स्टोर कर देगी और बाकी निकल जाएगी, ओके ना। इससे क्या है कि जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो यहाँ पर वाटर बचा रहेगा, ठीक है। इसको आप बाद में यूज़ कर लेंगे, ओके। इसके बाद हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स, ठीक है। यहाँ पर वेल वगैरह बना दिया कुआं जैसा, तो जो रेन वाटर यहाँ से आया वो यहाँ पर आके क्या हुआ, इसके अंदर जमा हो जाएगा, तो जब आपके वाटर नहीं होगा तब यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल भी सेम तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा उससे ज़्यादा तो वाटर अपने आप ही निकल जाएगा बाहर को, ठीक है ना। सॉल्ट फिल्टर, ठीक है ना, फिल्टर वगैरह करके आप वाटर को कलेक्शन टैंक के थ्रू, रिचार्ज वेल के थ्रू पास कर सकते हैं ज़्यादा वाटर को, ठीक है। समझ गए इसको इतना, ठीक है। ये यूजेस है हमारे रेन वाटर को कंजर्व करने के, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 स्टुपुलेट वाटर एलोकेशंस प्रायोरिटी ब्रॉडली इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस। दिस पॉलिसी स्टुपुलेट प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोचेस टू वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो वाटर मैनेजमेंट के नई चीज़ों को लेके आई है, ठीक है। वाटर के नए यूजेस को बढ़ाया है उसने, ठीक है। वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस के लिए यूज़ में लाने के लिए इसको हम लेके आए थे, ये इसकी प्रायोरिटी थी, ठीक है। इसके बाद एक और स्कीम आई थी जल क्रांति अभियान, ठीक है, 2015-16 में, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते थे, वाटर इज रिसाइकलेबल रिसोर्स बट इट इज़ अवेलेबिलिटी इन लिमिटेड, ठीक है। वाटर क्या है, रिसाइकलेबल रिसोर्स है, बट इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, ठीक है। एंड द गैप बिटवीन सप्लाई एंड द डिमांड विल बी वाइटनिंग, मतलब जितना वाटर है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जा रही है। क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल स्केल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशंस इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया जो है एक यूनिक सिचुएशन में ऑफ हाई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही है, इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वाटर डिमांड हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो जल क्रांति अभियान है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट में 2015-16 में, जिसका एम था वाटर की सिक्योरिटी करना, पर कैपिटा अवेबिलिटी को बनाए रखना वाटर की कंट्री के अंदर। जो पीपल हैं इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैज़ प्रैक्टिस ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर वाटर अवेबिलिटी, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग बहुत पहले से ट्रेडिशनल वाटर अवेबिलिटी को, जो कंजर्वेशन है और मैनेजमेंट है, उसको हम करते आए हैं, ठीक है। तो इसका भी यही मकसद था जल क्रांति अभियान का, कि हम लोग क्या है कि लोगों की मदद से क्या करें, वाटर को कंजर्व करें और डिफरेंट यूज़ में लेके आए उसको डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के, ठीक है। तो यही था जल क्रांति अभियान। कब आया था याद रखना, ठीक है, 15-16 में। कौन लेके आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना समझ गए, अब एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब वाटर एज अ रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा वाटर जो है डिस्क्राइब हो जाता है ऐसा रिसोर्सेज। तो ए बायोटिक रिसोर्सेज नहीं, नॉन रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिसाइकिल नहीं, बायोटिक, तो भैया बायोटिक रिसोर्सेज, सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट हैव हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, ऑफ इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, तो भैया सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, पीछे पढ़ा था हमने। इसके बाद हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ टोटल वाटर यूज इन कंट्री इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो भैया इरीगेशन सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ करता है, ठीक है। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया हैज़ बीन डिप्लीटिंग वेरी फास्ट, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। भैया वाटर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्राउंड वाटर तक हम पूरा निचोड़ दे रहे हैं, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है तो वाटर की नीड बढ़ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पर पर्सन को वाटर भी ज़्यादा लगेगा, तो इसी वजह से वाटर डिप्लीट कर रहा है फास्ट, ओके। इसके बाद व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। यहाँ पे लोग हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट क्यों करते हैं, भैया इरीगेशन बहुत चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत होता है यहाँ पे, एग्रीकल्चर में वाटर बहुत लगता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इन लोगों को इरीगेशन करना है। इरीगेशन ये लोग जितना कर सकते हैं, जिस मीडियम से करते हैं उससे करने की कोशिश करते हैं, तो ग्राउंड वाटर को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्यों, इरीगेशन पर्पज़ के लिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाती है इन स्टेट में, ठीक है ना, रेनफॉल भी कम हो जाती है, तो इनके पास मेन सोर्स वाटर का यही बचता है, ग्राउंड वाटर वगैरह। वैसे रिवर्स भी होती है, बट जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे रेन वाटर, वहाँ पे ये लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, ओके। इसके बाद वाई द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल वाटर यूज्ड इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन करेगा भैया, एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन नहीं करेगा एक्चुअली जो बाकी सेक्टर है ना, इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है, तो बाकी सेक्टर जैसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज है, ये समय के साथ क्या करेंगी, बढ़ेंगी आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, तो इनको वाटर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का शेयर इनके कंपैरिजन में, इंडस्ट्रीज वगैरह के कंपैरिजन में नीचे जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में वाटर कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी सेक्टर में वाटर का यूज़ जो है बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद व्हाट कैन बी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड
अनक्लीन वाटर ऑन पीपल, ठीक है। क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं भैया? बीमार हो सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है अगर वाटर कंटेमिनेट मिलेगा तो, ठीक है ना। तबीयत खराब होगी तो इकोनॉमिक लॉस होगा उनको, एक्सेट्रा आप बता सकते हैं। ओके, इसके बाद है 150 वर्ड में आपको आंसर देना है। डिस्कस द अवेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। भैया हमने जस्ट पीछे पूरा वीडियो में देख रखा है इसको, जस्ट बैक द वीडियो एंड सी द आंसर। ओके, इसके बाद डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में लीड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, ऑब्वियसली, ठीक है ना। देखो भैया, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट में रिवर बह रही है, ठीक है, वो वहाँ पर डैम बना लेगा, तो यहाँ पर दूसरा स्टेट है, ठीक है। सपोज करो एक कावेरी रिवर है और यहाँ पर ये कर्नाटका है, ठीक है। क्या कर्नाटका? ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वाटर की कमी है, कर्नाटका में भी वाटर की कमी है, तो जो कावेरी रिवर है इसका वाटर बचाने के लिए कर्नाटका ने बहुत सारे डैम बना दिए, जिसकी वजह से पानी जो है तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाया। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। इसको हम बोलते हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो यही है वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। जहाँ वाटर की कमी है, ठीक है ना, वहाँ पर वाटर चाहिए और दूसरे स्टेट से नहीं आ पा रहा है, तो दोनों स्टेट आपस में लड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल था इसका अच्छा खासा। इसके बाद है व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। भैया पीछे पूरा दे रखा है। डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया वाटरशेड मैनेजमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो इसको हमने पीछे पूरा देख रखा है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो, सो होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।